हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशीष निगम मैथ्स इंग्लिश ट्यूटोरियल्स। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ठीक है, ये काफी हद तक एक ऐसा चैप्टर है जो कि थ्योरेटिकल बेस्ड है। थ्योरीज एंड कॉमन रूल्स आर देयर। ठीक है, इनको जनरली बहुत इजीली गो थ्रू कर दिया जाता है, बट द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस चैप्टर इज एक्सट्रीमली वाइटल। ये बहुत ज्यादा जरूरी है इसको समझना, क्योंकि कई बार इन सो मेनी चैप्टर्स हम डायरेक्ट इनके पोस्टुलेट्स, इनके दिए गए रूल्स का डायरेक्टली यूज करते हैं। सो हम थोड़ा सा यूक्लिड ज्योमेट्री के बारे में जानेंगे। यूक्लिड कौन थे, उनके रूल्स क्या थे, व्हाट आर द थिंग्स वी आर एसोसिएटिंग विद हिम, और उनसे क्या चीजें जुड़ी हैं, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सबसे पहली बात, यूक्लिड्स टू इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल, द वर्ड ज्योमेट्री। The word geometry comes from the Greek words. ये ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड है जियो और इसका मतलब होता है द अर्थ। जियो स्टैंड्स फॉर द अर्थ एंड मेट्रियन, मेट्रियन मीन्स होता है टू मेजर, मीन्स अर्थ को मेजर करना ही क्या कहलाता है, जियोमेट्री। जियोमेट्री appears to have originated from the need of measuring land. ज्योमेट्री वर्ड या टर्म की जरूरत कब पड़ी, जब ऐसी रिक्वायरमेंट हुई कि लैंड यानी जमीन को हमें नापना है, मेजर करना है। इट मे बी डिफरेंट लेंथ्स, डायमेंशंस, दैट डिपेंड्स। लगभग 300 BCE में यूक्लिड, यूक्लिड कौन थे, थोड़ा सा हम यूक्लिड के बारे में जानते हैं। ठीक है, यूक्लिड, a teacher of mathematics of Alexandria and Egypt। यूक्लिड कौन थे, एक मैथमेटिक्स के टीचर थे। वो कहां से थे, अलेक्जेंड्रिया से, इजिप्ट में। ठीक है, कलेक्ट ऑल द नोन वर्क एंड अरेंज्ड इन द फेमस ट्रीटाइज कॉल्ड एलिमेंट्स। उन्होंने जितने भी फैक्ट्स थे, जितने भी नोन वर्क थे, मतलब उस समय तक जितने काम किए गए थे, जा चुके थे, उन सब को सिस्टमेटिक प्रॉपर वे में 13 चैप्टर्स में की एक बुक में उन्होंने इसे प्रॉपरली स्टेबलाइज किया। ठीक है, और इस दिस बुक, दीज बुक्स influenced the whole world understanding geometry of generations to come। और उन्होंने ज्योमेट्री के वेरियस सेक्शंस को, बहुत सी चीजों को कवर किया, कंप्लीटली कवर किया, और वो आने वाली कई जनरेशंस तक उसके बारे में लोगों को इंफॉर्मेशन देती रहेगी। ठीक है, कि एलिमेंट्स इनटू 13 चैप्टर्स, उन्होंने 13 चैप्टर्स की बनाए और हर चैप्टर के लिए एक बुक बनी हुई है। समझ रहे हैं ना, ओवरऑल 13 चैप्टर्स, 13 बुक रिलेटेड टू ज्योमेट्री दैट हैज बीन गिवन बाय मिस्टर यूक्लिड। सच अ ग्रेट एंड ऑसम पर्सन ही वाज। नाउ यूक्लिड ने तो बहुत कुछ दिया है, बट अभी हमारे लिए कुछ उसकी बेसिक इंफॉर्मेशंस जो एलिमेंट, जो बुक में भी दी हुई है, वो मैंने यहाँ पर प्रॉपरली लिखी है, दैट वी विल डिस्कस। ठीक है, आई होप थोड़ा बहुत आप यूक्लिड के बारे में जान गए। हु वाज ही, व्हाट ही हैज डन रिमार्केबली, किस टाइम पे थे, वो कौन थे, एंड सो राइट। यूक्लिड्स डेफिनेशन, वैसे तो उन्होंने बहुत कुछ दिया है, लेकिन सम ऑफ द स्टेटमेंट्स, कुछ उनकी स्टेटमेंट्स हैं एंड डेफिनेशंस आर एज फॉलोज, जो इंपॉर्टेंट है, जो काफी ज्यादा बेसिक है, समझना जरूरी है, वो ऐसी हैं जो हमारे इस चैप्टर में हमें कवर करना है। एंड दीज हैज टू बी रिमेंबर्ड, राइट। फर्स्ट, a point is that which has no part, that is a point is an exact location। यहां पर पॉइंट की डेफिनेशन दी गई है, a point is that, पॉइंट क्या होता है, वो पार्ट होता है जिसमें कोई पार्ट होता ही नहीं, एग्जैक्ट पोजीशन। जैसे अगर मैंने ये लिखा, ये दिस इज पॉइंट, इसमें क्या है, इसकी एग्जैक्ट पोजीशन बता रहा है, इसमें कोई भी पार्ट नहीं है। या हम ये भी कह सकते हैं, पॉइंट हैज नो लेंथ, विड्थ, हाइट। पॉइंट में कोई डायमेंशन नहीं होते, इट्स एन एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ अ थिंग इज सेड टू बी पॉइंट।
ये पॉइंट की उन्होंने स्टेटमेंट और डेफिनेशन दी, ठीक है। फिर अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। एक लाइन क्या होता है, एक ऐसी लंबाई, ठीक है, जो ब्रेथलेस हो, जिसका कुछ पता ही ना चले, कहीं खत्म ही ना हो, ठीक है, चौड़ाई उसकी ब्रेथ का पता ही ना चले। लाइन है, ये इधर बढ़े चाहे इधर बढ़े, इट विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, ब्रेथलेस, जिसकी कोई भी एग्जैक्ट ब्रेथ नहीं होगी, ठीक है, वो कहलाएगा क्या, दैट इज कॉल्ड लाइन। फिर थर्ड था द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। लाइन के जो एंड होते हैं वो पॉइंट्स कहलाते हैं। अगर ध्यान से देखिए ये दो एंड है, लाइन के जो एंड होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं ना कहीं पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमें मान लो ये लाइन सेगमेंट है, ए और बी है, तो ए और बी हम क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड पॉइंट्स को, जो एंड पॉइंट्स इसके हैं, ठीक है, ये चीज हो गया। फिर फोर्थ, a straight line is a line which lies even with a points on the self। स्ट्रेट लाइन क्या होती है, एक ऐसी लाइन होती है जो कि अपने ही अंदर बने हुए, अपने ही अंदर लोकेटेड सारे सिस्टमेटिक पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनती। वैसे अगर हम ऐसे ऐसे ये देखिए लाइक दिस, अगर इन्हीं सारे पॉइंट्स को ध्यान से को जोड़ते चले जाए तो क्या बन जाएगी, एक लाइन बन जाएगी। तो लाइन एक्चुअली में क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन अ वेरी स्ट्रेट वे, एक सरल रेखा में, सीधी रेखा में, अरेंज ऑल पॉइंट्स, उनको अगर बहुत क्लोज करके रख दिया जाए तो दैट विल बिकम अ स्ट्रेट लाइन, लाइन बन जाएगी, ठीक है। फिर अ सरफेस इज दैट, अगला है फिफ्थ जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, अ सरफेस इज दैट व्हिच हैज लेंथ एंड विड्थ ओनली। सरफेस क्या कहलाता है, सरफेस वो चीज कहलाती है, वो सेगमेंट कहलाता है जिसमें कि लेंथ और विड्थ होती है ओनली, हाइट नहीं होती, लेंथ एंड विड्थ जिसमें भी है दैट इज कॉल्ड सरफेस। फिर सिक्स्थ है द एजेस ऑफ सरफेस आर लाइंस। सरफेस की जो एजेस होती हैं वो लाइन होती है। इमेजिन करो ये एक सरफेस है, इसे हम प्लेन, इसमें लेंथ है और इसमें विड्थ है, लेंथ भी है और विड्थ भी है, तो इसकी एजेस क्या कहलाएंगी, इस पॉइंट से लेकर ये एजेस कहलाएंगे। तो ये इस एज से लेकर इस एज तक का ये पूरा एज कहलाएगा, साइड भी कहलाएगा एज। ये क्या है, इट इज स्ट्रेट लाइन, इट इज रिप्रेजेंटिंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सेवेंथ है अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस व्हिच लाइज evenly with the straight line on itself। प्लेन सरफेस क्या होता है, जो कि स्ट्रेट लाइंस के बीच में ही इवेंचुअली बना हुआ होता है, वो क्या कहलाता है, प्लेन सरफेस। ये प्लेन सरफेस, ठीक है, क्लियरली ये स्ट्रेट लाइंस के बीच में ही एलोकेट किया गया है। तो these are the few and far important Euclid's definition that we need to learn and remember। बात समझ में आ रही है, these are very important ones, so और please इसे properly note कर लें and take a screenshot of this। इसको properly आपको अपनी कॉपी में as it is लिखना है, okay, then we will move forward। So now students, अब आगे कुछ पढ़ते हैं इसके नेक्स्ट टर्म में। डेफिनेशंस के बाद कुछ एक दो टर्म्स और आती हैं, यूक्लिड्स एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स। सो पहले हम डिफाइन करेंगे एक्सियम्स, मोनली पोस्टुलेट्स और एक्सियम्स क्या होते हैं, थोड़ा उनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है, देन इनकी प्रॉपर क्लासिफिकेशन, पोस्टुलेट्स कितने हैं, डेफिनेशंस क्या है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे यूक्लिड एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स, स्टार्टिंग विद सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। यूक्लिड एज्यूम सर्टेन प्रॉपर्टीज, यूक्लिड ने कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज एज्यूम की which were not to be proved। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज उन्होंने एज्यूम की या उन्हें फील किया, ऑब्जर्व किया और मान लिया कि जो कि, लेकिन वो प्रॉपर्टीज थी तो जरूर, लेकिन वो प्रूवन नहीं थी, उनका कोई प्रूफ नहीं था, ठीक है। और बट एज दीज वेर यूनिवर्सल ट्रुथ्स,
और वो यूनिवर्सल ट्रुथ भी थी, ठीक है। सो ही डिवाइडेड, तो उसने अपने जो एजम्पशन थे, जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन से जो एजम्पशन बनाए थे, मानक रखे थे, उसको उन्होंने 2 टाइप्स में कैटेगराइज कर दिया, ठीक है। पहला है पोस्टुलेट्स और दूसरा है एक्सियम। पोस्टुलेट्स क्या है? द टर्म पोस्टुलेट वाज, मैं प्रॉपर्ली लिखा रहा हूं, इसको आप प्रॉपर्ली जरूर नोट करेंगे। द टर्म पोस्टुलेट वाज यूज्ड फॉर द assumption of a specific to geometry। तो पोस्टुलेट जो क्या था, वो बेसिकली एक ऐसे assumptions थे जो कि ज्योमेट्री से रिलेटेड थे, ठीक है। एक्चुअली पोस्टुलेट एक वर्ब है, पोस्टुलेट एक्चुअली में एक वर्ब होता है इंग्लिश का। इफ वी से दैट लेट्स पोस्टुलेट, चलो पोस्टुलेट करते हैं, तो इसको समझाने के लिए चीज लिखी है हमने, लेट्स पोस्टुलेट, देन we mean the firstly make some statement based on the observed phenomenon in the universe and then check it truth, validity. If it's true, valid, then it is accepted as a postulate, otherwise not। इसको समझते हैं। इस स्टेटमेंट का सेंटेंस पोस्टुलेट वर्ब होता है। अगर हम कहें कि लेट्स पोस्टुलेट, पोस्टुलेट का मतलब होता है कि हम अपने ऑब्जर्वेशन को, हमने जो भी कुछ ऑब्जर्वेशन किया उसके हिसाब से हम अपना ऑब्जर्व्ड फिनोमेनन, जो भी सिचुएशन चल रही है, जिस चीज के बारे में भी हम पोस्टुलेट करना चाहते हैं। पोस्टुलेट एक स्टेटमेंट है, ठीक है। कोई स्टेटमेंट बना दी कि दैट विल, हमने ऑब्जर्व किया, स्टेटमेंट बनाया। अब उसके बाद क्या करेंगे, उस स्टेटमेंट को क्या करेंगे, विल चेक, उसकी वैलिडिटी चेक करेंगे। स्टेटमेंट तो हमने दे दिया है, हमको लगा कि ये, जैसे हमने किसी बच्चे के स्टार्टिंग के मार्क्स देखे, मान ली क्वार्टरली, हाफ ईयरली तक के, आज इसके नंबर अच्छे नहीं, इज नॉट कंसिस्टेंट, फेल हो जाएगा। तो मैंने अगर बोल दिया कि बच्चा फेल हो जाएगा, किसी बच्चे के ठीक ठाक नंबर देखकर बोल दिया टॉप कर जाएगा, तो वो मैंने क्या किया, एक पोस्टुलेट किया, उसकी ऑब्जर्वेशन जो की करंट सिनेरियो को, और उसको क्या कर दिया, पोस्टुलेट कर दिया। एक नॉर्मल एग्जांपल देकर बता रहा हूं। अब क्या मैं ब्रह्मवाक्य हूं, जो बोलूंगा सच हो जाएगा, ठीक है। तब उसके बाद क्या होगा, इट विल बी चेक्ड, हम उसे चेक करूंगा, हाउ सब परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट, कि वो सही है कि नहीं। अगर वैलिड, वाकई में बच्चा अच्छा निकल गया या खराब निकल गया जो मैंने पोस्टुलेट किया था, सो दैट इज ट्रू, वो वैलिड हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ, तो समझ में आया। तो वही कहा जा रहा है कि स्टेटमेंट बेस्ड ऑन ऑब्जर्व्ड फिनोमेनन, एक स्टेटमेंट दिया जाता है द यूनिवर्स रिलेटेड, ब्रह्मांड में, और उसे चेक किया जाता है कि चेक ट्रुथ, इट्स ट्रुथ ऑब्लिक वैलिडिटी, कि सही है, और उसकी वैलिडिटी चेक की जाती है। अगर वो सच है तो वो वैलिड माना जाएगा और उसे पोस्टुलेट के तौर पर एक्सेप्ट किया जाएगा। एक ऐसा फिनोमेनन जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है और जिसको पहले प्रूफ नहीं किया गया था, उसको बाद में वैलिडेट किया जाता है, ये कहलाते हैं पोस्टुलेट। और नेगेटिव होता है अगर वो वैलिडिटी को, ट्रुथ नहीं होता, अनट्रुथ या फॉल्स हो जाता है, इन दैट केस उसे पोस्टुलेट नहीं मानेंगे। तो ऐसा आप सिंपल समझ लीजिए, किसी भी ऑब्जर्व्ड फिनोमिनन के ऊपर जो स्टेटमेंट दे दिया जाता है, किसी देखी जाती चीज पर ऑब्जर्व करके, समझकर, पढ़कर हमने एक डिसीजन दे दिया, एक वर्डिक्ट दे दिया, इन द सेंस कि एक प्रॉपर एक वैलिड एक स्टेटमेंट दे दिया। अब वो स्टेटमेंट सच है कि नहीं, उसको वैलिडेट किया जाता है यूनिवर्सली। अगर वो एक्सेप्टेबल है, ट्रुथ है, तो वैलिड हो जाता है और उसे पोस्टुलेट, अगर नहीं है तो उसे नहीं माना। एक्सियम, और हाँ, ये बेसिकली इस, ठीक है, इस रिलेटेड टू ज्योग्राफी, सबसे पहली बात ध्यान। एक्सियम क्या है? द टर्म एक्सियम ये मैथमेटिक्स में यूज किया जाता है, ठीक है, और नॉट स्पेशली लिंक टू ज्योमेट्री। ये मैथमेटिकल टर्म है, एक्सियम, थ्योरम, या इसके ये सो एंड सो रिलेटेड पार्ट्स होते हैं, नाम होते हैं, जो कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, बट नॉट स्पेसिफिकली लिंक टू ज्योमेट्री। इसका लेकिन ज्योमेट्री से स्पेसिफिकली कोई लिंक नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट होता है, और ये क्या होता है, मैथमेटिक्स से स्पेसिफिक लिंक ज्योमेट्री के पर्टिकुलर रूल्स को भी डिफाइन करेगा। सो अब हम ये कितने होते हैं, कैसे होते हैं, वी विल डिस्कस फर्दर, राइट। इसको नोट कर लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस।
So now students, let's discuss Euclid's axioms. Axioms जो उन्होंने कुछ रूल्स हमारे लिए इस चैप्टर में स्पेसिफाइड किए गए हैं. दो रूल्स सेपरेटली आई एम गोइंग टू डिस्कस. और ये क्या है? एग्जाम्स है. सो क्लियरली दिस इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू ज्योग्राफी. ज्योग्राफी से रिलेटेड नहीं हो सकते. जनरल मैथमेटिकल टर्म्स में भी इनका यूज किया जा सकता है. प्लीज एक एक एग्जाम को बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना. फर्स्ट एग्जाम है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग. थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, चीजें जो कि एक ही चीज के इक्वल हों. आर इक्वल टू वन अनदर, वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं. थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. ठीक है, ये बहुत ही कॉमन एग्जाम है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है. सारे रखते हैं लेकिन इस देखिए कैसे. एग्जाम्पल लेते हैं. थिंग्स हमने लिया ए बी इज इक्वल टू सी डी. मान लो ए बी की लेंथ सी डी के इक्वल है. ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड देन सी डी इज इक्वल टू ई एफ. दो इक्वल थिंग्स हैं. ये तो ए बी क्या है? सी डी के इक्वल है. थिंग्स में आ गया ए बी सी डी के इक्वल है और दूसरा ई एफ भी सी डी के इक्वल है. टू थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग. इसका मतलब क्या है? ए बी इज इक्वल टू क्या है? ई एफ के. क्योंकि दो थिंग्स, दो चीजें, ऐसी दसों चीजें आप ले सकते हैं, बस किसी सेम चीज के इक्वल होनी चाहिए. ऐसा समझिए तीन लड़के खड़े हैं, चार लड़के खड़े हैं, ठीक है, और तीन लड़कों का वेट मान लीजिए एक का 60, दूसरे का भी 60, तीसरे का भी 60. वो अलग अलग कंपेयर किया जाए तो चौथे लड़के के भी बराबर है. इसका मतलब क्या है? ऑल आर इन द सेम वेट, सभी इक्वल वेट के हैं. तो वही चीज कह रहा है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. कोई भी दो डिफरेंट लगने वाली चीजें किसी सेम चीज के इक्वल है, दो से अधिक भी हो सकती है, तो वो आपस में क्या होती है? इक्वल. ठीक है, एग्जाम्पल दिया, इसको समझ में आ जाएगा आपको. इसलिए मैंने हर एक्सियम का एक एग्जाम्पल भी दिया है जिससे कि आप बहुत इजीली उस स्टेटमेंट को कोरिलेट कर सकें. ठीक है. नाउ एक्सियम सेकंड, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स. अगर दो क्वांटिटीज इक्वल हैं और उनमें इक्वल चीजों को ही ऐड कर दिया जाए, सो उनमें तो ऐड करने के बाद जो दोनों बनते हैं होल्स, वो आपस में इक्वल होते हैं. एग्जाम्पल, सपोज करो एंगल एबीसी है और एंगल डीईएफ, ये दोनों आपस में इक्वल हैं. और इस साइड भी हम एंगल एक्स वाई जेड ऐड करते हैं. एक्स वाई जेड इक्वल होंगे, तो इधर भी एक्स वाई जेड इक्वल कर दिया, इधर भी ऐड कर दिया, इधर भी ऐड कर दिया. तो इक्वल थिंग्स आर एडेड टू इक्वल्स. इक्वल्स के बीच में इक्वल चीजों को ऐड किया गया, तो ये जो होल बनेगा ये क्या है? ये आपस में इक्वल होगा कि नहीं? आप ऐसा समझ लीजिए, मान लीजिए मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, मेरे दोस्त के पास भी 1 करोड़ रुपए है. हम दोनों को किसी ने 50 लाख रुपीस और दे दिया, तो मुझे भी 50 लाख मिल गए, उसे भी 50 लाख मिल गए. तो मतलब मेरे पास भी कितने पैसे हुए? 1 करोड़ 50 लाख, उसके पास भी 1 करोड़ 50 लाख. तो सेम हुए. तो होल मतलब इक्वल में इक्वल ऐड हुआ, सो होल भी क्या हो गया? इक्वल हो गया. आई होप समझ में आ गया होगा सभी को. ठीक है, लेट्स डिस्कस एक्शन 3. इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल. अगर इक्वल्स, दो इक्वल क्वांटिटीज को इक्वल क्वांटिटी से ही सब्ट्रैक्ट किया जाए, तब भी वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. एग्जांपल देखिए, सपोज 4x इज इक्वल टू 5y. 4x इज इक्वल टू 5y. देन 4x से भी हम 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 5y से भी 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं. इक्वल चीजों में से इक्वल चीजों को अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो जो होल होता है, मिलता है, वो भी क्या होता है? इक्वल होता है. इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मेरे पास 100 रुपए है, मेरे दोस्त के पास भी 100 रुपए है, उसने भी 20 रुपए भिखारी को दे दिया, मैंने भी 20 रुपए भिखारी को दे दिया. 100 इज इक्वल टू 100 था, 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 100 माइनस 20. तो 20 रुपीज माइनस होने के बाद 80 इज इक्वल टू 80 होगा. यही वो कह रहा है, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन द रिमाइंडर्स आर इक्वल. जो बचता है वो भी क्या होता है? इक्वल होता है. समझ में आया सभी को बच्चों? Now let's proceed axiom 4. Axiom 4, things which
coincide with one another are equal to 1. चीजें अगर एक दूसरे को, कोइंसाइड का मतलब एक दूसरे को पूरी तरह से कवर कर लेती है। कोइंसाइड का मतलब एक का कॉर्नर दूसरे का कॉर्नर, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ जाए, ठीक है, दो लाइंस एक दूसरे के ऊपर आ जाए, दो चीजें एक दूसरे के ऊपर आ जाए, तो वो कोइंसाइड्स कहलाती हैं। तो वो एक दूसरे के हमेशा इक्वल होती हैं। जैसे कि एग्जांपल है, इफ ए बी कोइंसाइड्स पी क्यू, ए बी कोइंसाइड्स पी क्यू मतलब अगर ए बी लाइन को पी क्यू के ऊपर ड्रॉ किया जाए तो ए बी पी क्यू को छुपा लेती है और पी क्यू ए बी को पूरी तरह से छुपा लेती है, ठीक है। तो इफ ए बी कोइंसाइड्स विथ पी क्यू सच दैट ए फॉल्स ऑन पी, जैसे कि ये है ए, मान लीजिए ए बी है, ये पी क्यू है, और PQ को अगर यहां पर लाया जाए तो P बिल्कुल A पर गिरेगा और Q बिल्कुल किस पर गिरेगा, P B पर गिरेगा। तो ये कह रहा है कि A falls on P and B falls on Q, देन इस केस में क्या कहलाएंगे दोनों, इक्वल, AB is equal to PQ। इसे भी कह सकते हैं if two things are identical, अगर दो चीजें एक जैसी दिख रही हैं so they are equal। In other words, everything equals to itself, हर चीज अपने जैसे के इक्वल होती है। समझ में आई बात, ठीक है। नाउ लेट्स प्रोसीड एक्सियम 5। एक्सियम 5, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। पूरा भाग, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। मैं एग्जांपल वही लूंगा, मनी वाला सबको समझ में आता है। मेरे पास 500 रुपीज है, ठीक है, तो 500 का एक पार्ट होगा 100 रुपीज, तो क्लियरली 500 100 से बड़ा होगा, 500 200 से बड़ा होगा। समझ रहे हो बात को। जैसे कि मैथमेटिकल टर्म में देखें, इफ x इज इक्वल टू w प्लस जेड, x क्या है, w प्लस जेड, इसका मतलब क्या है, x हर हाल में w से भी बड़ा होगा और x हर हाल में z से भी सेपरेटली बड़ा होगा। तो इसीलिए कहा जाता है होल इज ग्रेटर देन द पार्ट्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको इंट्रोडक्शन प्रॉपर्ली समझ में आ रहा होगा। So do like and subscribe my channel, share with your friends, work hard and keep learning, and thank you so much for your support and love which you are giving me. I am really honored and feeling thrilled about it. Thank you so much. Let's proceed towards the exam number 6. Things which double of the same thing. किसी भी इक्वल सेम थिंग का डबल अगर कर दिया जाए तो वो भी इक्वल होता है। 1 करोड़ का डबल कर दो 2 करोड़, इक्वल होगा, तो चीज इक्वल, 1 इज इक्वल टू इट। जैसे कि इफ y इज इक्वल टू 2x एंड z इज इक्वल टू 2x, देन y इज इक्वल टू z। मतलब किसी भी चीज डबल, अगर सेम चीज का अगर डबल किया जाए तो वो आपस में भी इक्वल। थिंग्स विच आर डबल टू द सेम थिंग, जैसे यहाँ पर y इज इक्वल टू 2x बोला गया, z इज इक्वल टू 2x, सेम थिंग का डबल है, दो अलग अलग क्वांटिटीज दिखाई जा रही हैं, तो वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मेरे पास भी 1 करोड़ रुपए है, मेरे दोस्त के पास भी 1 करोड़ रुपए है, तो ट्वाइस कर दिया जाए तो 1 करोड़, तो हम दोनों के पास एक बराबर कहलाएंगे। डबल कर दो 2 कर दो, 2 करोड़ 2 करोड़ सेम कहलाएंगे। समझ में आई बात। नाउ लास्ट एग्जाम इज थिंग्स व्हिच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू द वन अनदर। सेम चीज का हाफ भी सेम, 100 रुपए है, 100 का आधा 50 होगा, चाहे तुम्हारे पास तुम्हारा 100 रुपए हो चाहे मेरा 100 रुपए। तो इफ y is equal to x upon 2 and z is equal to x upon 2, then y is equal to z होता है। समझ में आए बच्चों। तो these are the 7 ultimate axioms given by Euclid, जो हमें प्रॉपरली पढ़ने की, समझने की और रिमेंबर रखने की जरूरत है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, देन वी विल फर्दर कंटिन्यू द इंट्रोडक्शन पार्ट। So students, let's discuss the Euclid's postulates after the axioms. हमने यूक्लिड्स के axioms डिस्कस किए, now we will discuss the postulates. Postulates क्या होते हैं हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। ये क्या होते हैं, टोटल 5 postulates are there given by Euclid, जो हमें सेपरेटली डिस्कस करने या हमें बनने चाहिए, ठीक है। बुक में जो थियोरेटिकल पार्ट में दिया हुआ है बहुत, मतलब मे बी जर्नलिस्ट को थोड़ा पढ़ लेना करके स्क्रिप्ट जैसा हो जाता है,
इस डिटेल में भी जनरली डिस्कस करने के बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, टीचर्स कराने की कोशिश भी करते हैं. सो आई एम ट्राइंग टू डू इट कि आप इसे कन्विंसिंगली करें. एटलीस्ट सुनेंगे, यू कुड डू इट बेटर, राइट. फर्स्ट पोस्टुलेट इज a straight line may be drawn from any one point to any other point. स्ट्रेट लाइन है वो किसी भी पॉइंट से शुरू की जा सकती है और किसी भी पॉइंट तक उसको एक्सटेंड किया जा सकता है. इस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया, चाहे आप यहां से फिर स्टार्ट कर दो, किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करके वो किसी भी अदर पॉइंट पर रोका जा सकता है. इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है, लाइन क्या होता है, इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स. ठीक है. सो इसको आगे डिफाइन किया जाता है. इट मींस दैट एट लीस्ट वन स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट. इसका मतलब क्या होगा, मैंने यहां से मान लो लाइन बनाना शुरू किया ए पॉइंट से, ये बी तक गया, तो मतलब अब ए और बी से होकर जाने वाली हम ये कह सकते हैं कि 2 पॉइंट्स से मिनिमम वन लाइन जरूर होकर गुजरेगी. इट मींस दैट एटलीस्ट वन स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो अलग अलग बिंदुओं से पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन होकर जाएगी. बट इट डज नॉट से दैट, बट इसका ये मतलब नहीं होगा कि दैट कैन नॉट बी मोर देन वन सच लाइन. इसका मतलब नहीं एक से अधिक लाइन इन दो पॉइंट्स. अगर दो पॉइंट से केवल एक ही स्ट्रेट लाइन होकर जाएगी, अब इसके ऊपर से अगर किसी और लाइन को गुजरना भी होगा तो इसी के ऊपर से जाएगी, कोइंसिडेंटल लाइन होगी, लेकिन वो जाएगी उसी लाइन के, दो पॉइंट से अगर होकर जा रही है तो इसी लाइन का पार्ट होकर जाएगी. कोइंसिडेंटल लाइन मतलब हमने डिस्कस कर लिया. ठीक है, तो कोइंसाइड करते हुए जाएगी. So however, Euclid has frequently assumed that. However, यूक्लिड ने इस बात को पूरी तरह से हजारों बार अज्यूम करके ये बात प्रूफ की है कि देयर आर अ यूनिक लाइन ज्वाइनिंग टू डिस्टिंक्ट पॉइंट. टू डिस्टिंक्ट पॉइंट को ज्वाइन करने वाली केवल यूनिक लाइन होती है. मतलब इस लाइन के अलावा इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली और कोई लाइन नहीं हो सकती. टू डिस्टिंक्ट पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए सिंगल एंड ओनली सिंगल लाइन होती है. ठीक है, दिस इज पोस्टुलेट 1. नाउ आई होप आपको समझ में आ गया होगा. मूविंग टू द पोस्टुलेट 2, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिट. टर्मिनेटेड लाइन को ही आज की डेट में हम लाइन सेगमेंट कहते हैं. जैसे ये ए और बी पॉइंट दे दिया गया, ये लाइन सेगमेंट है. तो कहने का मतलब ये है यूक्लिड्स टर्मिनेटेड लाइन इज नाउ कॉल्ड लाइन सेगमेंट. इसे लाइन सेगमेंट कहा जाता है. इन अदर वर्ड्स we can say that a line segment can be extended or either way from a line. अब जैसे ये AB लाइन सेगमेंट है, कहने का मतलब हम इसको चाहें लाइन को B से भी आगे बढ़ा सकते हैं और A से भी आगे बढ़ा सकते हैं. तो कितना जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं. इनफैक्ट जितना चाहे उतना, उसकी कोई डेफिनेट लाइन नहीं होगी. एंड जितना चाहे उतना. समझ में आया? इसीलिए अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली. यूक्लिड्स टर्मिनेटेड लाइन इज कॉल्ड a line segment. In other words, we can say that a line segment can be extended on either side to form a line. इसको लाइन को फॉर्म करने के लिए दोनों साइड्स में कहीं भी आगे बढ़ते चले जाओ. समझ में आई बात? ठीक है, वेरी सिंपल है. पोस्टुलेट, ये ऑब्वियसली पोस्टुलेट्स हैं, ये रिलेटेड टू ज्योमेट्री है. ठीक है. पोस्टुलेट 3, अ सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर और एनी रेडियस. सेंटर क्या होता है? सेंटर इज अ पॉइंट. ठीक है, जिसपे हम कर्व डिजाइन करते हैं पूरा. ठीक है, सर्किल बनाते हैं. तो कोई किसी भी पॉइंट को आप सर्किल एज्यूम कर सकते हैं और जितनी भी लेंथ चाहे उसकी रेडियस ले सकते हैं, चाहे वो 2 सेंटीमीटर, चाहे 10 सेंटीमीटर की, चाहे वो जितनी भी हो. सर्किल कैन बी हैव एनी सेंटर, किसी भी पॉइंट को सेंटर लेकर और किसी भी रेडियस का सेंटर बनाया जा सकता है. आई थिंक इट इज वेरी वेल क्लियर्ड. इट कैन बी सेड इट इज अ वेरी मच लाइक एन यूनिवर्सल ट्रुथ व्हेन वी कंसीडर इट विद द प्रॉपर्टीज ऑफ सर्किल. समझ में आया बच्चों? ठीक है, समझ में आ गया सभी को कि नहीं? ठीक है. नाउ पोस्टुलेट 4, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर. ये दोनों तो इतने सिंपल हैं कि आप सब बचपन से जानते हैं, जितनी मैथ थोड़ी बहुत जब से पढ़ी है एंगल्स के बारे में, कि सभी राइट एंगल्स आर इक्वल होते हैं. राइट एंगल मींस
मेजरिंग 90 डिग्री। चाहे वो राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री हो, राइट एंगल है तो 90 डिग्री का ही होगा। एक किसी भी ट्राइंगल में राइट एंगल हो, क्वाड्रिलेटरल में राइट एंगल हो, कहीं पर भी राइट एंगल हो, टू वॉल्स के बीच का एंगल भी अगर एडजेसेंट एंगल 90 है, होता ही है वो तो वो भी राइट एंगल ही कहलाएगा। तो वो सभी इक्वल टू वन अनदर, वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ट्राइंगल का राइट एंगल रेक्टेंगल के राइट एंगल के इक्वल नहीं होगा, नहीं। राइट एंगल है मींस राइट एंगल इक्वल, डजंट मैटर वो कहां से है, उनके स्पेस, फिगर, साइज और उनके डायमेंशंस से मैटर नहीं करता। इट्स ऑल अबाउट राइट एंगल। इफ द राइट एंगल इज देयर, द टर्म विल बी 90 डिग्री एंड इट विल बी इक्वल फॉरएवर वन एंड ऑल। राइट, समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टू द पोस्टुलेट 5। पोस्टुलेट 5 थोड़ा सा मैं रीड कर देता हूं फिर आपको समझाता हूं। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, अगर एक स्ट्रेट लाइन है वो टू स्ट्रेट लाइंस पर फॉल करती है। सपोज करिए AB है और ये CD है, AB और CD टू स्ट्रेट लाइंस है, इनके ऊपर क्या है, PQ एक लाइन गिर रही है, मतलब इसे ट्रांसवर्सल भी कहेंगे, लेकिन हम यहाँ पे गिर रही है, फॉल्स। और क्या है, टू मेक द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, और ये जैसे गिरी, ये पार किया तो इसने P पर इसको कट किया और Q पर, तो PQ जो है क्या कर रहा है, इंटीरियर एंगल्स इसके साथ बना रहा है। इंटीरियर एंगल्स बन रहा है ये और ये, ठीक है। सो दो प्रकार के, एक एंगल 1 और एंगल 2 बन रहा है, एक इसको चल दे देते हैं एंगल 3 और एंगल 4, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो अब ध्यान से देखो, तो देन द टू स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूस्ड इन मीट द, अगर कह रहा है कि ऐसी सिचुएशन हो, तो ध्यान से देखो एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, दोनों की वैल्यू क्या है। अगर ध्यान से देखो, अगर इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो लेस देन 180 आएगा, ठीक है, क्योंकि क्लियरली नॉन पैर 180 आएगा और ये दोनों एंगल्स का सम ग्रेटर देन 180 आएगा। तो यही कह रहा है कि अगर इनको लिया जाए, देन द टू स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूस्ड मीट ऑन द सेम साइड ऑफ द सम ऑफ द एंगल्स इज लेस देन द टू राइट एंगल। मतलब एंगल एक ही साइड के, ये जो लाइन यहाँ पे PQ, इसके एक ही साइड्स के एंगल्स का सम 1 और 2, 1 प्लस 2 कितना आएगा, लेस देन 180। टू राइट एंगल्स मींस क्या होता है 180, और इन दोनों का सम करोगे 3 प्लस 4 कितना होगा, ये दोनों क्या बन रहे हैं, ऑब्ट्यूस एंगल बन रहे हैं, सो ग्रेटर देन 180। सो अगर हम दोनों तरफ इन लाइंस को बढ़ाएं, मान लो इधर C को बढ़ाएं, इधर A को बढ़ाएं और B को बढ़ाएं और D को बढ़ाएं, तो पता है ये दोनों एक दूसरे को किस साइड पर कट करेंगे, उस साइड पर कट करेंगे 1 और 2 वाली जगह पर। क्यों, क्योंकि ये जो है टू राइट एंगल्स से छोटा है। तो ये इंटीरियर एंगल्स जिनका सम अगर टू राइट एंगल से कम होता है, उसी तरफ वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। अगर हम इनको बढ़ाते चले जाए, कहने का मतलब ये है, इट विल बी लाइक दिस। अगर इस तरह आप बढ़ाते चले जाओगे तो दोनों के बीच का गैप क्या होगा, वाइड होता चला जाएगा, वाइड होता चला जाएगा, क्योंकि टच करने का कोई चांस है ही नहीं। सो ये पोस्टुलेट 5 हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया। कई बच्चे कहेंगे सर ये 90 क्यों नहीं हो जाता बेटा, अगर ये 90 हो जाएगा तो सब 90 हो जाएंगे, तब ये क्या हो जाएगा, तब ये आपकी पैरेलल लाइंस हो जाएंगे। पैरेलल लाइंस वैसे भी कभी एक दूसरे को कट करती नहीं, इसी 90 का कोई सिनेरियो नहीं होगा। नॉन पैरेलल लाइंस में एक तरफ के इंटीरियर एंगल्स का सम लेस देन 180 होगा और एक तरफ का ग्रेटर देन 180। तो इसलिए जिस तरह लेस देन 180 होगा तो उस साइड की अगर हम बढ़ाते जाएंगे लाइंस को तो इंटरसेक्ट करेंगी, और ग्रेटर देन में तो उनके बीच का गैप बढ़ता जाएगा, तो मिलने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, कभी भी नहीं। समझ में आया। सो 90 डिग्री पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर हम सिर्फ इसकी बात करेंगे लेस देन 180 और ग्रेटर देन 180। क्लियर है। आई होप आपको पोस्टुलेट समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रॉपरली अपनी कॉपीज में ऐसे ही नोट्स आप सभी को बनाने हैं। इट इज माय वेरी वेल एडवाइस टू यू, जस्ट मेक इट लाइक दिस एंड लर्न अकॉर्डिंगली। ओके, प्लीज नोट इट डाउन, देन वी फर्दर कंटिन्यू। So now students, after the postulates, axioms, all those things stuff, कुछ proper important definitions हैं जो मुझे लगा आपको पता होने चाहिए, आपकी नोटबुक में होने चाहिए, it should be in your mind. So ये कुछ common definitions हैं
जो प्रॉपरली आपकी कॉपी में होनी चाहिए रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ये जरूर आप लिखें, इन्हें समझें भी, इन्हें याद करें समझकर, एंड मेक श्योर, क्योंकि आने वाला चैप्टर जो है क्लास 6 मतलब क्लास 9 का चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स, देन ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, वहां पर ये सारे टर्म्स डायरेक्टली यूज होते हैं। सो अगर आप कई बार बच्चों की प्रॉब्लम देखिए उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या होता है, ऑलरेडी जो कि पढ़ चुके हैं। सो मेक श्योर एवरी चैप्टर इज रिलेटेड टू द नेक्स्ट वन। तो चैप्टर 6 कहीं ना कहीं चैप्टर 5 से रिलेटेड होगा, इसलिए चैप्टर 5 को अच्छे से पढ़ना है। साथ ही साथ इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जो दी गई हैं, कुछ डेफिनेशंस, कुछ रूल्स, पोस्टुलेट्स, सारी चीजें आपको यू हैव टू कीप इन योर माइंड। सो मेक श्योर इसे आप स्किप ना करें, इस चैप्टर को इसे प्रॉपरली पढ़ें। तो कुछ कॉमन डेफिनेशंस हम देख लेते हैं, ठीक है, गो थ्रू करते हैं। पहला है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट इज डिफाइंड एज a part of a line which is bounded by two distinct points। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के बीच का जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, बाउंड किया हुआ लाइन सेगमेंट। इसमें कितने होते हैं, 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, क्लियरली ये 2 पॉइंट्स के बीच का। तो अगर पॉइंट्स दिए गए हैं तो लाइन सेगमेंट होगा, ठीक है। नाउ इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के इंटीरियर पॉइंट्स कौन से होते हैं? लेट अ पॉइंट P इज कॉल्ड, मान लो P को इंटीरियर पॉइंट बोला जा रहा है, तो ये कब होगा, इंटीरियर पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB का लाइन सेगमेंट में P क्यों इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा? इट लाइज बिटवीन A एंड B। A एंड B के बीच में P आ रहा है, इसलिए P एग्जांपल देकर बता रहे हैं, तो P इसका क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट होगा। बट ध्यान ये रखना है, इंटीरियर पॉइंट ना B हो सकता है ना A और B को छोड़कर, A और B पॉइंट को छोड़कर जितने भी पॉइंट्स यहां पर पॉसिबल है ये सारे क्या होंगे, इंटीरियर पॉइंट्स। समझ में आया? इसी को यहां पर लिखा गया है, अ पॉइंट P इज कॉल्ड एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट AB if P lies between A and B but P is neither A और B। P जो है A और B नहीं हो सकता क्योंकि ये एंड पॉइंट्स कहलाएंगे, ये कैन नॉट बी, ठीक है। क्लियरली ऑल पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट्स AB के लाइन सेगमेंट्स के सारे पॉइंट्स क्या होते हैं, इंटीरियर पॉइंट्स कहलाएंगे एक्सेप्ट A एंड B। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। नाउ रे a line segment AB when extended infinitely to one direction is called ray। अगर किसी भी लाइन सेगमेंट को, सपोज करो ये लाइन सेगमेंट है AB, इसमें हम इसको, ये AB है, अब इसको इस तरफ हम बढ़ाते चले जाएं B की तरफ, तो इसका डायरेक्शन किधर जा रहा है, इस तरफ, इनफाइनाइटली बढ़ाते चले जाएं, तब इस केस में इसको क्या कहा जाएगा, AB, ये कहलाएगी क्या, रे। तो a line segment AB when extended infinitely in one direction is called ray and it is denoted by AB के ऊपर एरो लगा होता है। जिस साइड एरो का डायरेक्शन, सपोज करो AB लिखा है, that means AB लाइन सेगमेंट में B पॉइंट की तरफ लगातार लाइन को बढ़ाया जा रहा है, एक्सटेंड किया जा रहा है B की साइड। और अगर इसी को ऐसे लिख दिया जाए, BA लिखकर ऐसा कर दिया जाए, दैट मींस A की तरफ इसको बढ़ाया जाएगा। समझ में आया बात? दोनों तरफ नहीं, A की तरफ बढ़ेगा, ठीक है, रेखा से। फिर कोलिनियर पॉइंट्स, ये हम जानते हैं, 3 or more than 3 points are said to be कोलिनियर। 3 और 3 से अधिक पॉइंट, 2 पॉइंट्स हमेशा कोलिनियर होते हैं, 3 और more than 3 points are said to be कोलिनियर। अगर वो 3 या 4 या से अधिक पॉइंट एक ही लाइन को खींचने पर उसमें आते हो तो are said to be collinear if there is a line which connects all of them। एक लाइन ड्रॉ करें, अगर सारे पॉइंट्स को एक ही लाइन में कनेक्ट हो रहे हैं सारे पॉइंट्स, then that is called collinear points, ठीक है। फिर congruent lines, 3 or more lines intersecting at the same point। 3 या 3 से अधिक लाइन अगर एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो उसे क्या करते हैं, उसे said to be congruent, ठीक है। Last but not the least, pyramid। A pyramid is a solid figure, एक solid figure होता है
whose base is triangle or square, जिसका बेस ट्राइंगल और स्क्वायर ग्लास का होता है, स्क्वायर शेप का होता है, एंड और सम अदर पॉलीगॉन, कुछ अलग पॉलीगॉन, पॉलीगॉन मतलब प्लेज स्ट्रेट लाइन फिगर जो बनते हैं वो पॉलीगॉन कहलाते हैं, एंड इट्स साइड फेसेस आर ट्राइंगल, जिसकी जो साइड की फेस है वो ट्राइंगुलर होती हैं, और कवरिंग ऑफ ए पॉइंट एट द टॉप, और ये एक पॉइंट के टॉप पर जुड़ा हुआ। पिरामिड का आप लोग बहुत सारे एग्जांपल्स इजीली आप लोग कहीं ना कहीं जानते हैं, इसकी डेफिनेशन मैंने बतानी जरूरी समझी को किस लिए जरूरी है। पिरामिड, ठीक है, टॉप में अक्सर फेमस है मिस्र का पिरामिड, ठीक है, इजिप्ट में जहाँ पर ममीज रखी जाती हैं, ऑल दीज थ्योरीज मिथ्स आर देयर, राइट, ये हम ज्यादा अच्छे से जानते हैं। सो दोस पिरामिड आर इन द सेम ग्रुप। So students, this is the end of part of introduction to Euclid geometry. तो इसका जो इंट्रोडक्शन थे, इसके जो भी पोस्टुलेट्स थे, एक्सियम्स थे, रूल्स थे, डेफिनेशंस थी, यूक्लिड्स के बारे में इंफॉर्मेशंस थी बिगिनिंग की, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम इसके बाद इसकी एक ही एक्सरसाइज है दैट वी विल डू in the next class, the next video. I hope आपको सारी चीजें समझ में आ गई हो। So students, do like and subscribe my channel, share with your friends, work hard and keep motivating me and yourself to do wonders in the future of us. So thank you so much. Have a great day. Take care. Radhe Radhe.